देखो अपन आज मेगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेगर इंस्ट्रूमेंट या मेगा ओम मीटर। और क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एसएससी जेईएन में काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे ये पूछा गया है, ठीक है। पहले अपन ये देख लेते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखो, मेगर को अपन मेगा ओम मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना कि सबसे पहले तो ये किस काम में आता है, ये हाई रेजिस्टेंस नापने के काम आता है। और पूछा जाता है किस ऑर्डर का, तो हमेशा याद रखना मेगा ओम ऑर्डर का रेजिस्टेंस नापने के लिए काम आता है, ठीक है। अब देखो लिखा है मेगर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन एंड हायर ऑर्डर रेजिस्टेंस, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है मेगा ओम। तो जो मेगर का मेथड है वो काम में आता है किसका, इंसुलेशन रेजिस्टेंस काम में लेने का, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जानते हैं ना, जो वायर के ऊपर होती है, वाइंडिंग के ऊपर होती है और हर जगह होती है इंसुलेशन। तो अपन बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर, मोटर वगैरह सबके इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जैसे वायर होती है अपनी नॉर्मल, उनके रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस सबको नापने के काम आता है, ठीक है। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसे अपन देखते हैं कि टाइम के साथ जो है जो इंसुलेशन डेटोरिएट करती जाती है, तो ठीक है ना। तो बार बार टाइम टाइम पे उसकी चेकिंग जरूरी है। तो वो चेकिंग करने के लिए मैगर मेथड एक काम में लिया जाता है। बहुत ही पुराना मेथड है, 1920 से काम में आ रहा है, ठीक। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज कंपेयर्ड विद द अननोन रेजिस्टेंस। इस मेथड में क्या होता है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है उसको एक अननोन रेजिस्टेंस से नॉन रेजिस्टेंस से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, पॉइंटर के दो ही डिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो होता है इन्फिनिटी और दूसरा होता है जीरो डिफ्लेक्शन। तो याद रखना, जो मेगर इंस्ट्रूमेंट है रेस्ट कंडीशन पे उसका पॉइंटर हमेशा इन्फिनिटी पे होता है। तो कंडीशन क्या होती है, जब इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई होती है तो पॉइंटर कॉइल डिफ्लेक्ट टुवर्ड इन्फिनिटी। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई है तो पॉइंटर का जो कॉइल है वो कहाँ डिफ्लेक्ट करता है, इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो मेजर्ड जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो अपना जो नॉन रेजिस्टेंस लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ ज़्यादा है। इससे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस लो है, ठीक है, तो पॉइंटर ऑफ द मूविंग कॉइल डिफ्लेक्ट टुवर्ड जीरो रेजिस्टेंस। तो जो पॉइंटर है वो किधर रिफ्लेक्ट करेगा, जीरो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि इंसुलेशन की रेजिस्टेंस जो है वो अपना जो नॉन रेजिस्टेंस लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा कम है, तो ये भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब है कि जीरो जीरो डिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। अब ये देखो कि एक्यूरेसी ऑफ मेगर इज हाई एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। फिर प्रिंसिपल, सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है कि ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक प्रकार का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो वही होता है जो मोटर का प्रिंसिपल होता है। वेनेवर देयर इज ए करंट कैरिंग कॉइल, कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स। ये अपन 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, या मैं बोलूँ तो 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अपन ये भी जानते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है फील्ड उसका, फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे और उनकी स्ट्रेंथ पे। ये अपन को पता है, मैक्सवेल के लेफ्ट हैंड रूल काम में आता है मोटर के कंसेप्ट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेगर का मीटर होता कैसे। ये देखो, एक रेडियो की तरह होता है ये ऐसे। आप अगर इसको समझोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। सर्किट डायग्राम समझते तो वैसे ही कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगर अपन कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो याद रखना, ये देखो इसमें दो टर्मिनल दे रखे हैं, ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। इस इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस अपन को वो इंस्ट्रूमेंट लगाना, वो डिवाइस लगाना पड़ता है, या जिसका रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन को नापना है, ठीक है। तो वो इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ जाते हैं। बीच में ये गार्ड भी कनेक्ट करना पड़ता है। ये गार्ड क्या करता है, अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहीं से पंचर हुई या लीक हुई, ठीक है, लीक कर रही है मतलब करंट आता है, लीकेज करंट, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इस लीकेज करंट को बाईपास कर देगा, ये गार्ड वायर है, ठीक है। अब देखो इस पे आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्रैंक शाफ्ट है। ये क्या है कि इसके अंदर जो है एक परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर लग रहा है। अभी आगे सर्किट डायग्राम में भी देखेंगे और यहाँ पे भी मैं बताता हूँ। इसके अंदर डीसी जनरेटर लग रहा है, परमानेंट मैग्नेट वाला, ठीक है। और उसके बीच में जो वो गोला होता है मोटर, उसको घुमाने का काम ये क्रैंक शाफ्ट कर रहा है, ठीक है। इसको अपन ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं जैसे अपनी मशीन होती है, बस सिलाई मशीन वैसे है, ठीक है। वी कैन रोटेट दिस टू प्रोड्यूस वोल्टेज। अब जब दो मैग्नेट के बीच में उसके जो बीच वाला आयरन घूमेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा। तो अपन जानते हैं व्हेनेवर देयर इज चेंज इन करंट मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। अब देखो इनसाइड इसके, जैसे मैंने बोला था डीसी जनरेटर है, ठीक है।
तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर है, दैट विल प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वोल्टेज। तो वो क्या करेगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जब अपन इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगे। अब ये होता है, यहाँ पे अपन रखते हैं जहाँ पे अपन को ये, एंड दैट वोल्टेज इज यूज्ड टू मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ये डिवाइस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को नापने काम आएगा, ठीक है। अब अपन इसका सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। ध्यान रखना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है मैगर मेथड जो है, ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट काम को नोट करने भी काम में आता है, ठीक है। अब देखो आप, ये देखो, ये वाले पॉइंट भी नोट कर लेना, ये भी काफ़ी बार पूछा है। अपन को पता है थिकनेस ऑफ इंसुलेशन डिपेंड ऑन वोल्टेज रेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंसुलेशन अपन को कितनी चाहिए वो किस पे डिपेंड करती है, किसी इंस्ट्रूमेंट के वोल्टेज रेटिंग पे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन को यहाँ वोल्टेज डेवलप करना पड़ता है, इसीलिए इसको फंक्शन ऑफ वोल्टेज बनाया है। क्योंकि अपन को पता है जितनी वोल्टेज रेटिंग होगी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की, उतनी ही ज़्यादा मोटी इंसुलेशन अपन को लगानी पड़ेगी। या बात आप खुद ही सोच सकते हो, जैसे अपने नॉर्मल वायर होते हैं जो अपन घर में इलेक्ट्रिसिटी काम आते हैं, उसमें इतनी मोटी इंसुलेशन नहीं होती, लेकिन आप देखोगे कि बाहर जो ट्रांसमिशन की लाइन है उसमें मोटी मोटी इंसुलेशन लगी हुई है। तो अपन इसको समझ सकते हैं कि क्योंकि वो ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, तो इसलिए उसको ज़्यादा इंसुलेशन की ज़रूरत है। और अपनी ये जो नॉर्मल जो वायरिंग होती है घर में, इसमें इतनी ज़्यादा वोल्टेज तो है नहीं उनके कंपेरिजन में, तो उसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। अब देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम भी मैंने बनाया है। इसमें देखो, ये रहा डीसी जनरेटर, दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा ही डीसी जनरेटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर मान लो आप इसको। और ये क्रैंक है जो इसको रोटेट करेगा बीच वाली मोटर को, ठीक है। अब ये जो पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर है इन्फिनिटी और जीरो वो रहता है इसमें रीडिंग, ठीक है। इनिशियली इन्फिनिटी पे रहता है। इसको रखा गया है, ये दो कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल ए है और एक कॉइल बी है। इसको भी मैग्नेट के अंदर कुछ इस तरीके से अलाइन किया गया है। अब देखो, जो जिसकी भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस अपन को निकालनी है ना, वो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस आ जाती है। और जो पोटेंशियल कॉइल है ना, उसको ये देखो R1 और R2 अक्रॉस लगाया गया है, और इस वाले पॉइंट को कर दिया अर्थिंग। देखो, करंट अगर यहाँ से जो आएगा, वोल्टेज जनरेट हो गई, तो वो इस कॉइल से होता हुआ और सीधा इधर वापस इधर चला जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही करंट कॉइल में भी है, जो आया करंट वो सीधा इधर से ये देखो पास होके वापस इसमें चला गया, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका सर्किट डायग्राम भी बना दिया मैंने। अगर आप इसमें और देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंसुलेशन लगा दी जाती है, ठीक है, जिसकी इंसुलेशन यहाँ पे से वो डिवाइस लगा जाती है जिसकी इंसुलेशन अपन को नापनी है, ठीक है। थैंक यू।